बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फार्मा सॉल्यूशन पाकिस्तान में मैं आपको वेलकम कहता हूं और आज हम कार्ल फिशर की ट्रेनिंग का पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 में जो है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कार्ल फिशर जो है, इसका नाम कार्ल फिशर क्यों रखा गया था टाइट्रेटर का, और इस टाइट्रेशन को कार्ल फिशर टाइट्रेशन क्यों कहते हैं, और कार्ल फिशर रिएजेंट जो इस्तेमाल होता है वो कैसे बनाया जाता है। और इसके अलावा जो कार्ल फिशर टाइट्रेशन है, इसकी जो दो टाइप्स हैं, कालोमेट्रिक कार्ल फिशर टाइट्रेशन, वॉल्यूमेट्रिक कार्ल फिशर टाइट्रेशन, वो कहाँ पे इस्तेमाल होंगी, हम उस टेक्निक को कैसे डिसाइड करेंगे कि हमने कालोमेट्रिक यूज़ करनी है या वॉल्यूमेट्रिक, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं और डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा हम लोगों ने कार्ल फिशर रिएजेंट को यूएसपी के मुताबिक बनाने का मेथड भी सीख लिया था और लोकल या कमर्शियल स्केल पे बनाने का मेथड भी सीख लिया था। उनमें जो 4 इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो किस किस रेशो से मिलाए जाते हैं, किस तरह उनको मिक्स किया जाता है, और कार्ल फिशर रिएजेंट को फाइनली किस तरह प्रिपेयर किया जाता है, उसका फैक्टर क्या होता है, उसको हम स्टैंडर्डाइज कैसे करते हैं, ये चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। और कार्ल फिशर टाइट्रेटर जो है, इसका जो मुख्तलिफ ब्रांड हैं, मेट्रोहोम है, उसके बाद मेटलर टोलेडो एट्सेट्रा, मुख्तलिफ ब्रांड हैं, उनके वो जो इंस्ट्रूमेंट है किन किन पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, कैसे वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, ये चीज़ें हम इससे पहले वाली वीडियो जो पार्ट 1 है उसमें हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप काइंडली उसको देख लें, उसमें ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमारा पार्ट 2 है, इसमें मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कि यूएसपी का जो चैप्टर है 921 यूएसपी में ये वाटर कंटेंट के नाम से हेडिंग मिलती है। अगर आप इस चैप्टर को खोलेंगे तो आपको ये पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो एक्चुअली जो वाटर कंटेंट है, वाटर जो है इसका फार्मूला ये है H2O, ये वाटर के मॉलिक्यूल का फार्मूला है। जो वाटर है ये यूनिवर्स में, जो कायनात के अंदर जो है, 2 फार्म में अवेलेबल है। फ्रीली वाटर भी अवेलेबल है जिसे मोबाइल वाटर कहते हैं। ये चीज़ें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 में इस वीडियो के। तो जो फ्री वाटर है, जैसा कि मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी है, एक्चुअली वो भी एक वाटर का मॉलिक्यूल है H2O। और दूसरा जो है वो फ्री नहीं है, मोबाइल नहीं है, वो इमोबाइल वाटर का मॉलिक्यूल है जिसे हम हाइड्रेट्स का नाम देते हैं। जैसा कि एग्जांपल है सिप्रोफ्लॉक्सोसिन HCl मोनोहाइड्रेट, उसके साथ वाटर का एक मॉलिक्यूल अटैच है। तो जो फ्री वाटर है वो तो सिंपल वाटर है, 105 डिग्री पे एवापोरेट हो जाएगा, और उसके बाद उसको हम LOD के थ्रू डिटेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि LOD जो है, अगर आप LOD को डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप 731 जो यूएसपी का चैप्टर है उसको पढ़ लें तो LOD की डिटेल मिल जाती है। तो 105 पे हम कांस्टेंट वेट तक उसको ड्राई करते हैं। तो 105 पे जो रूटीन में वाटर है, जो फ्री वाटर है, जो मॉइस्चर है, तो वो तो उड़ जाएगा, एवापोरेट हो जाएगा। लेकिन जो मॉलिक्यूल वाटर का हाइड्रेट्स की फॉर्म में है वो तो 105 पे नहीं एवापोरेट होगा, ना ही वो टूटेगा। वो उस मॉलिक्यूल के मेल्टिंग पॉइंट तक जब हम पहुंचेंगे, टेम्परेचर देंगे, तो उसके राउंड अबाउट जाके वो अलग होगा, और तब वो हाइड्रेट्स जो है ना उसके ख़त्म होंगे या उड़ेंगे। तो जो मुझसे 2 क्वेश्चन पहले किए गए थे कमेंट्स में, वो ये है कि क्या जो कार्ल फिशर रिएजेंट हम तैयार करते हैं वॉल्यूमेट्रिक में देख लें या कालोमेट्रिक में देख लें। तो वॉल्यूमेट्रिक में तो मेथानॉल है, पिरिडीन है, सल्फर डाइऑक्साइड है और आयोडीन है, क्योंकि जो कार्ल फिशर रिएजेंट है उसका रिएक्शन होता है वाटर के साथ। एक्चुअली आयोडीन जो है उसका रिएक्शन हो रहा होता है वाटर के साथ, और वाटर की कंजप्शन हो रही होती है। ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, क्वांटिटेटिव। ये सब कुछ मैं डिटेल में पार्ट 1 में बता चुका हूँ। तो कार्ल फिशर रिएजेंट जो है वो दोनों टाइप्स के वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, चाहे वो इस तरह का फ्री वाटर मॉलिक्यूल है या वो हाइड्रेट्स की फॉर्म में है, मींस वो किसी फार्मूले के साथ अटैच है। जैसा कि सिप्रोफ्लॉक्सोसिन जो होता है HCl मोनोहाइड्रेट, सिप्रोफ्लॉक्सोसिन HCl मोनोहाइड्रेट, क्योंकि इसके साथ वाटर का एक मॉलिक्यूल अटैच है तो इसलिए हम मोनोहाइड्रेट कहते हैं। तो है ये भी वाटर का मॉलिक्यूल, ये भी वाटर का मॉलिक्यूल, ये फ्री फॉर्म में अवेलेबल है, मॉइस्चर की शक्ल में है, और ये जो है एक किसी मॉलिक्यूल के साथ, किसी कंपाउंड के साथ अटैच है। लेकिन
ये 105 डिग्री पे इससे अलग नहीं होगा। ये इसके मेल्टिंग पॉइंट के या तो करीब करीब जब हम इसको ले जाएंगे तो तब ये अलग होगा, तब ये टूटेगा, या फिर इसको डिटेक्ट करने के लिए हमें कार्ल फिशर का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि कार्ल फिशर रिएजेंट जो है, जो पॉइंट क्लियर करने वाला है, जिसके मुतालिक कमेंट्स में पूछा गया है, वो ये था कि क्या ये दोनों वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, उसको कंज्यूम करेगा। नो डाउट जो कार्ल फिशर रिएजेंट हम तैयार करते हैं, जो हमारे पास अवेलेबल होता है, वो चाहे वाटर का मॉलिक्यूल इस फार्म में अवेलेबल हो या हाइड्रेट्स की फार्म में हो, दोनों के साथ उसने रिएक्ट करना है। उसे जिस फार्म में भी वाटर का मॉलिक्यूल मिलेगा उसने उसको कंज्यूम करवा देना है। तो ये क्लियर हो गया कि कार्ल फिशर रिएजेंट जो होता है वो दोनों टाइप्स के, मीन्स फ्री वाटर का मॉलिक्यूल जो मॉइस्चर की फार्म में हो उसको भी वो कंज्यूम करेगा, और अगर हाइड्रेट्स की फार्म में भी उसको फार्मूले में कहीं मिल रहा है तो उस पर भी वो रिएक्शन करेगा, उसको भी वो कंज्यूम करवाएगा। तो क्लियर हो गया कि वाटर का उसको जहां भी मॉलिक्यूल मिलेगा, चाहे वो जिस फार्म में है, फ्री फार्म में है या हाइड्रेट्स की फार्म में है, दोनों के साथ वो रिएक्ट करेगा। तो उसके बाद जो है ना वो रिएक्ट करने के बाद उसको कंज्यूम करवा देगा। तो अगर फ्री वाटर मौजूद है, मॉलिक्यूल मौजूद है, मॉइस्चर की फार्म में होगा, तो वो तो हम एलओडी के थ्रू 105 डिग्री पे निकाल सकते हैं। लेकिन जो हाइड्रेट्स है उसको हम एलओडी के थ्रू नहीं निकाल सकते। तो एलओडी और वाटर कंटेंट को अलग अलग हम कैसे डिटेक्ट करते हैं, ये भी मैं पार्ट 1 जो वीडियो है उसमें क्लियरली बता चुका हूँ। तो अब मोस्टली ये क्वेश्चन किया जाता है कि वाई डीएसटी इज यूज्ड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कार्ल फिशर रिएजेंट। डीएसटी जिसे हम डाइसोडियम टार्टारेट कहते हैं, उसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है कार्ल फिशर रिएजेंट की स्टैंडर्डाइजेशन के लिए। तो फर्स्ट वन तो ये एक स्टेबल कंपाउंड है एंड नॉन हाइग्रोस्कोपिक है। नेक्स्ट जो है, अगर आप डाइसोडियम टार्टारेट डाइहाइड्रेट जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट देखें तो ये 150 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जो हम एलओडी लगाते हैं, एलओडी के लिए हम टेम्परेचर रखते हैं मॉइस्चर एनालाइजर का 105 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 105 पे वो वाटर तो रिमूव हो जाएगा, एवापोरेट हो जाएगा, जो मॉइस्चर या एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी की वजह से इस मटेरियल में या इस कंपाउंड में एब्जॉर्ब हुआ है। लेकिन जो हाइड्रेट्स हैं इस कंपाउंड के फार्मूले के साथ जो अटैच हैं, वो तो मेल्टिंग पॉइंट के वक्त ही निकलेंगे, उससे पहले वो रिमूव नहीं होंगे। तो इसलिए जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है 150 डिग्री सेंटीग्रेड होने की वजह से हम इसको कार्ल फिशर रिएजेंट की स्टैंडर्डाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। आफ्टर एलओडी जो इसके अंदर मॉइस्चर अब्जॉर्ब है वो तो वेरी कर सकता है, क्योंकि ज़्यादा ह्यूमिडिटी है या मॉइस्चर ज़्यादा अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में, तो इस मॉलिक्यूल में ज़्यादा वो एब्जॉर्ब होगा। लेकिन वो जब हम एलओडी लगाएंगे तो वो एवोपोरेट हो जाएगा। लेकिन जो इसके साथ डाइहाइड्रेट्स हैं, दो मॉलिक्यूल जो वाटर के लगे हुए हैं, वो तो मेल्टिंग पॉइंट से पहले रिमूव नहीं होंगे, इसलिए वो कांस्टेंट रहेंगे। और अगर हम मॉलिक्यूलर वेट देखें अपने डाइसोडियम टार्टारेट डाइहाइड्रेट का, तो वो 230.08 है तकरीबन। और इसमें जो है वाटर के दो जो मॉलिक्यूल हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट भी ऐड है, जो कि तकरीबन 36 है। तो अगर हम परसेंटेज ऑफ वाटर कंटेंट निकालें डाइसोडियम टार्टारेट डाइहाइड्रेट में, तो वो कुछ इस तरह निकलता है जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हैं, 36 डिवाइडेड बाई 230.08 जो कि मॉलिक्यूलर वेट है टोटल डाइसोडियम टार्टारेट डाइहाइड्रेट का, मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 15.66%। तो ये 15.66% जो है ये कांस्टेंट वाटर कंटेंट है, जो कि मेल्टिंग पॉइंट की लिमिट से नीचे जब तक ये मॉलिक्यूल रहेगा तो इसमें अटैच रहेंगे। तो मीन्स अगर हम 100 mg डाइसोडियम टार्टारेट डाइहाइड्रेट लेंगे तो उसमें 15.66% वाटर होगा। और जो कार्ल फिशर रिएजेंट है तो उसने 15.66% वाटर से ही रिएक्ट करना है और इसको कंज्यूम करवाना है। और उससे पहले जो मॉइस्चर की वजह से वाटर था वो तो हमने एलओडी के थ्रू रिमूव करवा दिया था या एवापोरेट करवा दिया था। तो वैसे भी पहले भी मैंने बता चुका हूं आपको कि ये एक स्टेबल कंपाउंड है और नॉन हाइग्रोस्कोपिक है। ये वैसे भी एटमॉस्फेयर से कम मॉइस्चर अब्जॉर्ब करता है। तो ये तो थी रीज़न कि वाई वी यूज डीएसटी फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कार्ल फिशर रिएजेंट। आई थिंक कि आपका ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा कि डीएसटी हम क्यों यूज़ करते हैं। ये थे कुछ कंसेप्ट्स
या कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो कि पार्ट 1 की वीडियो से रिलेटेड थे वो मैंने आपको बताए हैं। और उसके बाद अब हम कार्ल फिशर टाइट्रेटर जो है वो जो इंस्ट्रूमेंट है किन पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, कैसे वर्क परफॉर्म करता है, एक हम स्केच देखेंगे। उसके बाद हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करने जा रहे हैं V20 पे। कार्ल फिशर कैसे वर्क करता है, उस पर हम सैंपल को कैसे रन करते हैं और रिजल्ट वो हमें कैसे कैलकुलेट करके देता है, परसेंटेज एटसेट्रा। तो नेक्स्ट हम पहले स्केच देखेंगे, उसके बाद V20 पे हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। लेकिन ये क्लियर कर लें कि जो मैं कंसेप्ट आपको पहले क्लियर करवाऊंगा एक डायग्राम के थ्रू, उसमें सॉल्वेंट मैनेजर इंस्टॉल है, और जो मैं V20 के थ्रू आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा उसमें सॉल्वेंट मैनेजर इंस्टॉल नहीं है। बट योर ऑल कंसेप्ट्स विल बिकम क्लियर। ओके, इंस्ट्रूमेंट की डेमोस्ट्रेशन थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जिस इंस्ट्रूमेंट पे मैंने आपको टेस्ट परफॉर्म करके दिखाना है उसमें सॉल्वेंट मैनेजर इंस्टॉल नहीं है। इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर सॉल्वेंट मैनेजर नहीं है तो आपका इंस्ट्रूमेंट ये नहीं है कि काम नहीं करेगा या आप उस पर टेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर आप इसको इमेज को देख रहे हैं तो मैं एक कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट मैटलैब टोलेडो V20 की, जिस पे मैं आपको टेस्ट भी परफॉर्म करके दिखाऊंगा, उसकी एक डायग्राम दिखा रहा हूँ। असल में किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपको 3 बॉटल्स इस्तेमाल करना होगी। एक ये होगी जिसमें आपने रिएजेंट रखना है, दूसरी ये बोतल जिसमें आपने सॉल्वेंट रखना है जो कि मोस्टली मेथानॉल या मेथानॉल और फार्मामाइड या 20% मेथानॉल और इसके अलावा कोई और रिएजेंट हो सकता है। तो ये सॉल्वेंट है, ये आपकी जो वेस्ट बॉटल पड़ी है, यहाँ पे आपकी वेस्ट बॉटल पड़ी है और ये आपका रिएजेंट पड़ा है जिससे आपने टाइट्रेट करवाना है। हर बोतल के ऊपर जो है अपना ड्राइंग ट्यूब होगी जिसके अंदर सुपर या जो सूटेबल होगा डेसिकेंट वो रखा हुआ होगा हर बॉटल के ऊपर। ये देखें, इसके ऊपर बॉटल है ये सॉल्वेंट की, इसके ऊपर डेसिकेंट मौजूद है और इसके अंदर ड्राइंग ट्यूब भी मौजूद है। और उसके साथ ये आपका जो है ये वेस्ट बॉटल है, इसके ऊपर सॉल्वेंट मैनेजर मौजूद है। एक्चुअली ये एक पंप होता है जो एयर को सक भी करता है, फिल भी करता है, और उसके बाद जो है ना इस टाइट्रेशन वेसल के अंदर जो है ये आपके सॉल्वेंट को यूं इन कर देता है और जब ड्रेन करना हो तो वापस ये वेस्ट बोतल में इसको सक कर लेता है, ड्रेन कर देता है। इसी तरह यहाँ तक ये आपके सॉल्वेंट मैनेजर का काम था, यहाँ से यहाँ तक। तो ये थी आपकी सॉल्वेंट की बोतल, ये थी आपकी वेस्ट की बोतल। सॉल्वेंट यहाँ से होता हुआ आपकी टाइट्रेशन वेसल में आता है और उसके बाद जब इस सॉल्वेंट को आपने वेस्ट करना होता है तो ये सॉल्वेंट मैनेजर के ऊपर पंप मौजूद है जो कि इसको सक करके वेस्ट बोतल में डाल देता है। इस बोतल के ऊपर भी सूटेबल डेसिकेंट मौजूद है, इसके ऊपर भी मौजूद है ताकि मॉइस्चर फ्री रहे। उसके बाद है आपकी यहाँ पे रिएजेंट बॉटल के ऊपर आपको शायद ये नज़र आ रहा होगा कि इसके ऊपर भी ड्राइंग ट्यूब मौजूद है जिसमें सूटेबल डेसिकेंट मौजूद है और उसके साथ ही ये ब्यूरेट मौजूद है। ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसके साथ जो ब्यूरेट होते हैं वो इंटरचेंजेबल ब्यूरेट होता है। मीन्स यहाँ से इस ब्यूरेट की टिप आप उठा के यहाँ पे टाइट्रेशन वेसल में उसकी ब्यूरेट की टिप डाल देंगे और उसके बाद इस ब्यूरेट को उठा के यहाँ पे एक अरेस्टमेंट नॉब है जो कि ब्यूरेट को कैच कर देता है, वहाँ पे रखेंगे तो ये नीचे इसके पिस्टन लगा हुआ है, वो इस ब्यूरेट के को मूव करवाएगा इसके अंदर जो पिस्टन है और उसके बाद ये इस ब्यूरेट को फिल भी करवाएगा, डिस्पेंस भी करवाएगा, रिंस भी करवाएगा। तो ये तीसरी बोतल जिसमें रिएजेंट रखा हुआ है। ये अगर मुख्तलिफ कंपोनेंट के आपके पास रिएजेंट मौजूद हैं तो ये इंटरचेंजेबल ब्यूरेट सेट होता है। एक में आप एक रख लें, दूसरी बोतल में उसके ऊपर ब्यूरेट भी दूसरा रख लें और उसको अलग रख लें और उसको अगर आप चाहें तो कूल एरिया में रखें और जौन सा आपको कंपोनेंट चाहिए वही कंपोनेंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे मैंने प्रैक्टिकली आगे आपको दिखा देना है एक टेस्ट भी परफॉर्म करके, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक कंप्लीट जो है इंस्ट्रूमेंट उसकी फ्लो डायग्राम और उसके अंदर इस्तेमाल होने वाली चीज़ें बता दी हैं। इसके पीछे पोर्ट मौजूद है, इस ड्राइव के पीछे जहाँ पे आप प्रिंटर लगा सकते हो, पीसी लगा सकते हो, होमोजेनाइजर लगा सकते हो। तो यहाँ पे ये सॉल्वेंट मैनेजर, ये है सॉल्वेंट मैनेजर और इसके बाद ये है आपके सॉल्वेंट की बोतल और ये है आपका रिएजेंट और हर एक के ऊपर ड्राइंग ट्यूब मौजूद है जिसके अंदर सूटेबल डेसिकेंट मौजूद है और ये सिलिकॉन ट्यूब की मदद से ये आपके ये टाइट्रेशन वेसल में सॉल्वेंट फिल होगा और ड्रेन होगा। इसी स्टिरर भी मौजूद है
इसकी आप स्पीड सेट कर सकते हैं। डायग्राम दिखाने का मतलब ये है कि आपको एग्जैक्ट आइडिया हो जाए कि आपका काल फिशर टाइट्रेटर किन पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है। सॉल्वेंट पे, सॉल्वेंट बॉटल, वेस्ट बॉटल, रिएजेंट बॉटल, हर एक के ऊपर ड्राइंग ट्यूब और हर एक के ऊपर सूटेबल डेसिकेंट मौजूद है और उसकी टिप जो है बॉटल अडाप्टर के अंदर ही पिन की हुई है ताकि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती रहे। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है, तो आगे मैं छोटा सा प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम काल फिशर टाइट्रेटर पे एक टेस्ट परफॉर्म करने जा रहे हैं। इसकी थ्योरी मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है, डिटेल बता दी है, टाइप्स भी इसकी बता दी हैं, रीएजेंट की टाइप्स भी बता दी हैं। तो मेरे पास इस वक्त सॉल्वेंट मैनेजर इंस्टॉल नहीं है। तो सॉल्वेंट मैनेजर का फंक्शन यही है कि हमारे पास जो सॉल्वेंट है, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है सॉल्वेंट, तो वो जस्ट हमारे पास जो सॉल्वेंट इसमें यूज़ होता है हाइड्रोनॉल या एनहाइड्रस मेथनॉल, उसको डालने के लिए सॉल्वेंट मैनेजर का जो पंप है वो फंक्शनली परफॉर्म करता है, या इसको ड्रेन करने के लिए। तो बेस्ट तो यही है कि हमारे पास सॉल्वेंट मैनेजर होना चाहिए जहाँ भी काल फिशर है। अगर सॉल्वेंट मैनेजर अवेलेबल नहीं है तो मैनुअली भी हम ये काम परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर हो गया कि सॉल्वेंट मैनेजर का काम जस्ट इस सॉल्वेंट को ड्रेन करना है या इस सॉल्वेंट को मेथनॉल को फिल करना है इसमें। तो थोड़ा सा मैं इसकी डेमोस्ट्रेशन के मुतालिक भी बता देता हूँ। हमारे पास ये जो मॉडल है मेटलर टोलेडो V20 है। और एक पॉइंट और क्लियर कर लें, जो भी काल फिशर होंगे उनके मॉडल के साथ या V होगा या C होगा। ये V और C क्या इनमें फ़र्क है ये मैं थ्योरी में आपको बता चुका हूँ। तो ये हमारे पास V20 है। तो इसमें फर्स्ट वन पे ये पावर सप्लाई के बाद ये अडाप्टर के बाद आपको इस इंस्ट्रूमेंट का ये वाला जो डिस्प्ले है इसका अंदाज़ा होना आपके लिए ज़रूरी है। वो क्यों कि इसके साथ ये पावर सप्लाई है। पावर सप्लाई के बाद ये जो पोर्ट नज़र आ रही है USB वगैरह, इससे आप प्रिंटर वगैरह अटैच कर सकते हैं। और ये जो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, अगर आप इसको दिखा दें तो यहाँ पे ये PC का वर्ड भी लिखा हुआ है ऊपर। और उसके अलावा अगर आपने प्रिंटर अटैच करना है तो यहाँ पे प्रिंटर अटैच यहाँ भी हो सकता है, होमोजेनाइजर भी अटैच हो सकता है। और ये है इस इलेक्ट्रोड के सेंसर के पोर्ट जो हमने लगाई हुई है। अगर आप सॉल्वेंट मैनेजर इंस्टॉल करना चाहेंगे तो उसकी पोर्ट ये वाली मौजूद है। तो सॉल्वेंट मैनेजर जब हम अटैच करेंगे तो फिर इसके अंदर जो हार्डवेयर में है ऑप्शन सॉल्वेंट मैनेजर की, तो पंप फंक्शनल हो जाएगा। तो जब पंप फंक्शनल हो जाएगा, मेरे ख्याल में मैंने इस डिस्प्ले को शॉर्टली डिस्क्राइब कर दिया है। अब हम चलते हैं इसके फ्रंट पोर्शन पे। ये इसका प्रोटेक्टिव कवर है। उसके बाद इसके डिस्प्ले के ऊपर जो है ना ये इन्फो बटन मौजूद है। इन्फो बटन के बाद रीसेट बटन मौजूद है और ये होम बटन दो मौजूद हैं इस पे। नेक्स्ट जो है ये टाइट्रेशन आर्म है और ये टाइट्रेशन वेसल या इसको टाइट्रेशन बीकर भी कहते हैं। उसके बाद ये इंटरचेंजेबल ब्यूरेट स्टैंड है, इंटरचेंजेबल ब्यूरेट। तो उसके बाद ये है ब्यूरेट को अरेस्टमेंट नॉब है उसकी। आप ब्यूरेट को रिप्लेस करना चाहते हैं तो एक्चुअली होता यही है कि जो ये आप इसको, आपके पास पोल मुख्तलिफ स्ट्रेंथ के कंपोनेंट मौजूद हैं, रीएजेंट मौजूद हैं, तो आप इस ब्यूरेट को रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करने के बाद मेरे पास ये जो रीएजेंट है इसका स्ट्रेंथ है ईच ml = 5 mg वाटर। वो रीएजेंट की मैं आपको स्ट्रेंथ डिटेल पहले बता चुका हूँ। तो एक्चुअली इसके ऊपर लगा होता है, हर बॉटल के ऊपर एक बॉटल अडाप्टर लगा होता है जिसके ऊपर ये ड्राइंग ट्यूब होती है। ड्राइंग ट्यूब इसके ऊपर लगी होती है ताकि मॉइस्चर इसमें से एब्जॉर्ब होता रहे। और इसके आगे ये क्लिप होता है जिसके ऊपर, जिस तरह ये पोर्ट बनी हुई है, ये ब्यूरेट रखने के लिए उस बोतल अडाप्टर के ऊपर एक पॉइंट मौजूद होता है। आप अपना ब्यूरेट उठाकर यहाँ पे उसको फिक्स कर देंगे और ये जो इसकी टिप है ये इसका भी एक होल मौजूद होता है, वहाँ पे इसको पिन कर देंगे। तो आपने कंपोनेंट अलग कर लिया। तो अगर आपके पास तीन स्ट्रेंथ के कंपोनेंट मौजूद हैं, 2 के मौजूद हैं, 5 के मौजूद हैं, तो आप इस्तेमाल करने के बाद ब्यूरेट को अलग कर सकते हैं। तो
अभी क्योंकि मेरे पास एक ही स्ट्रेंथ का रिएजेंट मौजूद है, तो एक्चुअली ये अरेस्टमेंट नॉब जो है ये इस ब्यूरेट को कंट्रोल करने के लिए या रिप्लेस करने के लिए आप इसको एंटी क्लॉक घुमाएंगे तो ये लूज कर देगा, आप ब्यूरेट को अलग कर देंगे, ये टिप यहाँ से निकाल लेंगे। उसके बाद ये जो है इसमें प्लाटिनम इलेक्ट्रोड मौजूद है, डबल पॉइंट प्लाटिनम इलेक्ट्रोड। तो वैसे मैं आपको इस टेस्ट के एंड पे आपको ये दिखाऊंगा, क्योंकि अभी मैंने इसको मॉइस्चर फ्री किया हुआ है, जब खोलूंगा तो एयर में से मॉइस्चर इसमें जा सकता है। एंड पे मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके डबल पॉइंट मौजूद हैं, ऐसे देखने में भी नज़र आ जाएगा। नेक्स्ट जो है ये जो ब्यूरेट है, इस ब्यूरेट की जो पोजीशन है ये ऐसे ही होती है, यहाँ से ये रिएजेंट को सक करता है, सक करने के बाद ब्यूरेट से ये उसको आगे एक्सिट कर देता है हमारी टाइट्रेशन वेसल या टाइट्रेशन बीकर में। अब ये जो होल मौजूद हैं एक्चुअली यहाँ पे क्योंकि मेरे पास सॉल्वेंट मैनेजर नहीं है तो ये जो पार्ट है इस पे लगा होता है 3 होल अडाप्टर। 3 होल अडाप्टर में 3 होल मौजूद होते हैं, एक NS75 है, एक NS10 है और एक पिन जो होता है होल होता है, जिसमें हम सिरिंज के थ्रू, नीडल के थ्रू हम अपना सैंपल इन कर सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया, 3 होल अडाप्टर हो गया। उसके बाद ये जो पॉइंट है, एक होता है ड्राइंग ट्यूब अप्लाई करने के लिए। एक्चुअली जो भी कंप्लीट कार्ल फिशर टाइट्रेटर होगा उसके साथ 3 बॉटल अटैच होती हैं, एक होती है वेस्ट की, एक होता है रिएजेंट या जिसे आप टाइट्रेंट कहते हैं, और दूसरा आपका होता है सॉल्वेंट। हर बॉटल के ऊपर आपके पास ड्राइंग ट्यूब, जो कि उसको मॉइस्चर फ्री करने के लिए ज़रूरी है, वो मौजूद होनी चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब कि हर बोतल के ऊपर इस तरह बोतल अडाप्टर होगा, बोतल अडाप्टर के साथ ड्राइंग ट्यूब मौजूद होगी। तो एक तो ड्राइंग ट्यूब का होल यहाँ पे मौजूद है, दूसरा ये इसके लिए मौजूद है जो हम रिएजेंट इसमें इंसर्ट कर रहे हैं। तीसरा जो होगा वो जब हम सॉल्वेंट मैनेजर इंस्टॉल करेंगे तो उसकी सेक्शन के लिए सपोज आप उसे ये वाला पाइप दे देते हैं तो ये बॉटम तक जाएगा, इसको ड्रेन कर देगा, और दोबारा फिल करने के लिए दूसरा होल यहाँ पे मौजूद है, वो दोबारा सॉल्वेंट को फिल कर देगा। वो एक्चुअली एक पंप की तरह काम करता है, ड्रेन करेगा या उसको फिल करेगा। तो नेक्स्ट जो है ये बात क्लियर हो गई। अब जो प्रॉब्लम आता है वो ये आता है जब हम इंस्ट्रूमेंट को स्टार्ट करते हैं तो ये जो ब्यूरेट है इसको वो डिटेक्ट करता है। मोस्टली ये प्रॉब्लम आता है कि जब हम ऐसे करने जाते हैं तो वो कहते हैं जी फलां कंपोनेंट इज मिसिंग। तो हम लोग क्या मिस्टेक करते हैं उस वक्त, जब ये स्टार्ट होता है तो बताता है कि मैंने ये वाला कंपोनेंट डिटेक्ट कर लिया, ये ब्यूरेट हमारा लगा हुआ है यहाँ पे, तो आप उसको ओके करें, मॉडिफाई करने की, असाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने मेथड बनाते हुए कोई और ब्यूरेट था, उसको वहाँ पे सिलेक्ट किया था, तो अगर वो ब्यूरेट आपने नहीं लगाया, सेंसर इसका सेंस नहीं कर रहा, तो फिर भी वो मिसिंग में जाएगा। फिर भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप टाइट्रेंट में जाएंगे जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, उसमें आपने जो वाला आपका कंपोनेंट लगा हुआ है, जो ब्यूरेट लगा हुआ है, उसको ओके करवा दें तो वो आपका मिसिंग वाला ऑप्शन खत्म हो जाएगा, वो उसको डिटेक्ट कर लेगा। तो आइए अब हम इसको ऑन करते हैं, पावर सप्लाई ऑन। ये इसकी पावर सप्लाई और साथ ही इसको इंडिकेट करने के लिए एलईडी मौजूद है। तो अब हमारे सामने जो इसका डिस्प्ले है, होम स्क्रीन आ गई है। इतने में मैं आपको ये मेरे पास जो कंपोनेंट मौजूद है कार्ल फिशर रिएजेंट भी इसी का नाम है, टाइट्रेंट भी इसी का नाम। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि इसकी रेंज दी हुई है, डेंसिटी भी इसकी दी हुई है और रेंज भी दी हुई है 4.5 से 5.5 mg। इसका 1 ml जो है 4 से 5.5 mg वाटर के इक्वल है इस रिएजेंट का। तो उसके बाद मैं जो मेथनॉल यूज़ करता हूँ वो ये है, असल में मेथनॉल की भी 3 टाइप्स हैं। ये ड्राइड या इसको एनहाइड्रस मेथनॉल या एब्सोल्यूट कहते हैं। इसमें जो मॉइस्चर होता है वो मैक्सिमम 0.02%,
या 0.03% तक अफोर्डेबल है। इसके अलावा आगे 2 क्लासेज हैं, उसमें 0.05% भी होता है और 0.06%, वो नॉर्मल में आ जाता है और वाश एंड वाश के लिए वो आ जाता है। तो हमारे पास ये एब्सोल्यूट मेथनॉल है जो कि सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ होगा। मैंने थ्योरी में आपको डिटेल में बता दिया था कि हम मेथनॉल क्यों यूज़ करते हैं। ये जो कंपोनेंट है, ये जो रिएजेंट है कार्ल फिशर, इसमें 4 चीज़ें मौजूद हैं, आयोडीन, सल्फर डाइऑक्साइड, पिरीडीन और ये एनहाइड्रस मेथनॉल। 4 इसमें ये चीज़ें मौजूद हैं जिनसे मिलकर ये रिएजेंट बना हुआ है। मैं इस रिएजेंट को प्रिपेयर करने का मेथड ऑलरेडी आपको थ्योरी में बता चुका हूँ, यूएसपी के मुताबिक भी और आजकल जो इंटरनेशनल लेवल पे प्रैक्टिस चल रही है वो भी। तो ये हमारे पास विंडो ओपन हो चुकी है, डिस्प्ले आ चुका है। तो अब हम फर्स्ट वन पे, अगर आपने फार्मा लैब में काम करना है, फार्मा का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वहाँ पे आपने इसका महदूद इस्तेमाल करना है। आपने किसी भी एपीआई में या कोई आपका और एक्टिव है उसमें वाटर डिटेक्ट करना होता है, तो हम यूज़ करते हैं इसमें जो कंसंट्रेशन वगैरह का हिसाब किताब है वो वेट के हिसाब से करते हैं। 4 चीज़ें सेट करते हैं कोई भी नया मेथड बनाना हो। वेट, इसका जो ये मैग्नेटिक स्टीरर मौजूद है, इसकी स्पीड, और उसके अलावा इसका इनिशियल वॉल्यूम सेट करते हैं। और इसमें एक मौजूद होती है ऑप्शन ड्रिफ्ट की। एक्चुअली ड्रिफ्ट कोई लंबी चौड़ी वो नहीं है, डिटेल नहीं है इसकी। ड्रिफ्ट वो एरर है जो हम अफोर्ड करने के लिए तैयार होते हैं। ड्रिफ्ट इस इंस्ट्रूमेंट का वाटर की वजह से, मॉइस्चर कंटेंट की वजह से वो एरर है जो हम अफोर्ड करने के लिए एग्री होते हैं। वो मोस्टली जो है 0.25 माइक्रोग्राम पर मिनट, क्योंकि ये मॉइस्चर अगर हम सांस लेंगे तो वहाँ से भी ये मॉइस्चर डिटेक्ट करेगा, क्योंकि आयोडीन का रिएक्शन हो जाएगा। तो इसमें देखें मैंने आपके लिए ही एक मेथड बनाया हुआ है। फर्स्ट मैं ये क्लियर कर दूं कि V20 मॉडल जो है इसमें आप एट अ टाइम 5 मेथड सेव कर सकते हैं, उससे ऊपर आप मेथड नहीं सेव कर सकते। अगर आपने कोई नया मेथड बनाना है तो आपको उनमें से कोई एक डिलीट करना पड़ेगा। ट्रेनिंग के नाम से मैंने यहाँ पे मेथड बनाया हुआ है, तो इसको स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले ये क्लियर कर लें कि ये जो सॉल्वेंट है इसका कलर है लाइट स्ट्रा येलो, मुझे जो फील हो रहा है। तो ये है इसके एंड पॉइंट वाला कलर, और जो बगैर टाइट्रेशन के हमारे ओरिजिनल रिएजेंट का कलर है वो है डीप ब्राउन, मैं इसे डार्क ब्राउन भी कहता हूँ, ये इसमें नज़र आ रहा है। और इसके बाहर जो है ये जो रिएजेंट है इसको रखने के लिए कुछ प्रिकॉशंस हैं। प्रिकॉशंस मीन ये फोटो सेंसिटिव है, उसके अलावा इसको रखना भी, इस्तेमाल के बाद ब्यूरेट को रिमूव करने का मैं इसलिए कह रहा था कि हमें इसको कूल एरिया में रखना चाहिए ताकि हीट की वजह से इसमें कोई प्रॉब्लम, इसकी सॉल्युबिलिटी का इफेक्ट ना है। उसके बाद ये देखें मैंने इसको एक प्रॉपर कलर की ट्यूब से फिर कवर किया हुआ है ताकि ये फोटो सेंसिटिव हो है तो रोशनी की वजह से इसकी एफिशिएंसी पे कोई इफेक्ट ना हो। और इसको साथ साथ जब अगर आप रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, बोतल को रेगुलर खोलते हैं तो स्टैंडर्डाइज भी करना चाहिए। थ्योरी में मैं इसको स्टैंडर्डाइज करने का मेथड भी बता चुका हूँ कि कौन से स्टैंडर्ड इस्तेमाल होते हैं। तो अब मैं मेथड मैंने पहले इसमें ऐड किया हुआ है, मैं इससे जो परसेंटेज है वेट के राउंड अबाउट सेट करवाना, चेक करवाना चाहता हूँ, मेरे पास वो स्टैंडर्ड मौजूद है। तो जब भी मैं इसको स्टार्ट करूँगा तो फर्स्ट वन पे ये करेगा प्री टाइट्रेशन। प्री टाइट्रेशन मीन्स कि मेरी वही रिक्वायर्ड ड्रिफ्ट तक ये जाएगा, टाइट्रेट करेगा। उसके बाद मैंने इसमें मिली वोल्ट भी सेट करने होते हैं। तो ये जो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है नॉर्मली इसमें 200 मिली वोल्ट या 15 माइक्रो एम्पेयर का करंट फ्लो करता रहता है, 15 से 24 होता है, वो भी इसकी सेटिंग में मौजूद है। तो जब प्री टाइट्रेट करेगा तो अगर इसमें मॉइस्चर आया हुआ है मेरे सॉल्वेंट में तो फर्स्ट वन तो उसको टाइट्रेट करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, मिली वोल्ट भी रेंज में आ जाएंगे और वो जो वाटर कंटेंट था, जो ड्रिफ्ट थी, वो भी रेंज में आ जाएगी। जब तक इसकी ड्रिफ्ट रेंज में नहीं आएगी ये स्टार्ट नहीं करेगा, सैंपल नहीं लेगा। ये इसमें ऑटो सिस्टम है। और वैसे तो ये है कि इसमें मुकम्मल ही ऑटो सिस्टम इसलिए है कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मैंने आपको बचाना है इस रिएजेंट से और रिएजेंट को बचाना है मॉइस्चर से। आपको बचाना है इस इंस्ट्रूमेंट से और इंस्ट्रूमेंट को बचाना है मॉइस्चर से। तो अगर थोड़ा सा भी मॉइस्चर इसमें चला गया तो फिर वही ड्रिफ्ट इसकी ख़राब हो जाएगी।
तो जब मैं स्टार्ट करूंगा तो क्या होगा, प्री टाइट्रेशन होगी, इसको न्यूट्रलाइज करेगा, न्यूट्रलाइज के बाद सैंपल मांगेगा। मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ये स्टार्ट का बटन है इसमें। आप इसको ये दिखा दें डिस्प्ले इसका, ये इसमें प्री टाइट्रेशन की ऑप्शन शो कर रहा है, ये इसमें टास्क बार है, अगर ये रनिंग में है तो ये सर्कुलेट करता हुआ नजर आएगा, अगर इसने फाइनल अपना प्रोसीजर कर लिया है तो ये स्टॉप हो जाएगा। अब ये मिली वोल्ट भी शो कर रहा है, और जितना इसका वॉल्यूम हमारे रिएजेंट का यूज हो रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, ड्रिफ्ट को हमारी रिक्वायर्ड रेंज पे ले आने के लिए, वो भी शो कर रहा है। और अगर आप देखना चाहें तो ये इसका ड्रिफ्ट का भी लेवल बता रहा है 4967.7 माइक्रोग्राम पर मिनट। तो ये जब तक वो मेरी रिक्वायर्ड ड्रिफ्ट तक नहीं आएगा ये इसको प्री टाइट्रेट करता रहेगा। मेथड में हमने 4 चीज़ें सेट करनी होती हैं, एक दफ़ा रिवाइज कर दूं। वेट जब भी नया मेथड बनाएंगे, उसके बाद इस मैग्नेटिक स्टीरर की स्पीड, उसके बाद आपने वॉल्यूम इनिशियल कितना डालना है, ये ना हो कि हमारा इसमें 100 mg वाटर हो और हम लोग इसका इनिशियल वॉल्यूम ही 5 ml डाल दें और उस 100 mg में हमारा 1% था, तो वो तो ओवर टाइट्रेट हो जाएगा। लेकिन परेशान होने की फिर भी ज़रूरत नहीं है, अगर ओवर टाइट्रेट होगा तो विंडो में शो हो जाएगा कि आपका एक्सेस वॉल्यूम टाइट्रेट का चला गया और ओवर टाइट्रेट हो गया। तो देखें अभी 5000 के राउंड अबाउट था, अब 444 386 डाउन होता जा रहा है इसका ड्रिफ्ट। तो जो ही ये रिक्वायर्ड रेंज तक पहुंचेगा तो ये सैंपल मांगना शुरू कर देगा। तो मैंने एक अननोन, अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, परसेंटेज का स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, वाटर स्टैंडर्ड है ये। उसके बाद ये मेरे पास सिरिंज है, इसके थ्रू ही मैंने इसमें अपना सैंपल ऐड करना है। फर्स्ट वन, इस सिरिंज का एम्प्टी का वेट मैंने किया हुआ है। उसके बाद बैलेंस पे इसको फिल करने के बाद वेट करूंगा, वेट करने के बाद इसमें सैंपल डाल दूंगा। सैंपल डालने के बाद दोबारा इस सिरिंज का वेट करूंगा कि एक्यूरेट मेरा कितना इसमें वेट डल गया है। उसके बाद वही वेट सैंपल स्टार्ट करने से पहले मुझे यहाँ पे पुट करना होता है। वो जब वेट पुट करूँगा तो उसके बाद वेट पुट करने के बाद ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर देगा टेस्टिंग। उसके बाद मुझे ये परसेंटेज में रिज़ल्ट बता देगा। और इसके साथ जो है मोस्टली जो चीज़ें अटैच होनी चाहिए, प्रिंटर सिस्टम भी हो सकता है, और अगर आप मुकम्मल इसका सेट रखना चाहते हैं तो इसके साथ सॉल्वेंट मैनेजर, होमोजेनाइजर वगैरह वगैरह। इसके साथ ही ये देखें अब इसकी ड्रिफ्ट जो है 0.0 माइक्रोग्राम पर मिनट, और उसने स्टार्ट सैंपल की ऑप्शन शो कर दी है जी। कुछ किया स्टार्ट सैंपल, अभी जब तक मैं सैंपल ऐड नहीं करूंगा वो आगे नहीं जाएगा। इन्फो ट्रेनिंग वो सारा मेथड वगैरह वो बता रहा है उसका। तो मैं यहाँ से ही एम्प्टी का वेट मेरे पास पहले मौजूद है, और इसके बाद सैंपल ऐड करने लगा हूँ। इसका फील्ड का भी वेट मैंने ले लिया है। तो ये देखें जो ही मैंने इसमें सैंपल ऐड किया है तो ग्रीन हो गया इसका। ये अब मैं वेट ऐड कर रहा हूँ, वो मेरा वेट मैंने बैलेंस पे चेक किया है 102 mg है, 0.102 mg ओके किया। अब इसमें जो मैं आपको मिक्सिंग स्पीड और टाइम का बता रहा था, मिक्सिंग का टाइम भी आपने इसमें ऐड करना होता है मेथड में, वो मैंने 30 सेकंड दिया हुआ है। तो ये पीछे जा रहा है 30 से फिर 29, 28, 60। तो ये इतने सेकंड इस सैंपल को मिक्स करेगा। मिक्स करने के बाद जो है ना ये टाइट्रेशन ओरिजिनल टेस्टिंग स्टार्ट कर देगा। तो इसी दौरान अगर आप इस मेथड को रोकना चाहते हैं या इस एनालिसिस को रोकना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन मौजूद है। ये मोर में जाएंगे तो ये स्टॉप मेथड का ऑप्शन दे रहा है। आप यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन
इस्तेमाल करनी होगी। या तो आप मेथड स्टॉप करेंगे तो पूरा मेथड स्टॉप होगा। इसमें जब ये टेस्टिंग स्टार्ट करेगा तो एक सीरीज़ भी बताएगा, मतलब एक ही सीरीज़ में आप 8 सैंपल 7 सैंपल 6 लगाना चाहते हैं, अगर आप सीरीज़ को रोकेंगे तो आपका मेथड, ये स्टीयरिंग, ये प्रोसेस नहीं रुकेगा। जब आप मेथड को स्टॉप करेंगे तो आपकी सीरीज़ भी रुक जाएगी, मेथड भी रुक जाएगा, स्टीयरिंग वगैरह पूरा वो रुक जाएगा। अगर इमरजेंसी आपका कहीं पे कोई प्रॉब्लम आया है, आप उसको रोकना चाहते हैं, तो आप इस रीसेट बटन को दबा दें। अब ये होम पे जाके ये ऐसा नहीं करेगा, रीसेट पे आप ये मुकम्मल जो है ना प्रोसीजर उसको रोक देगा। तो ये आप देख सकते हैं, अब जब प्री टाइट्रेशन हो रही थी तो तब वाटर का वेट नहीं बता रहा था, अब ये वाटर का वेट बता रहा है और मिली वोल्ट भी बता रहा है और वॉल्यूम जितना यूज़ हो रहा है वो भी बता रहा है और इसकी ड्रिफ्ट की रेंज भी बता रहा है। अब स्टार्ट में, क्योंकि हम किसी और बात में मसरूफ़ थे, तो स्टार्ट में ये इसने असाइन मॉडिफाई ओके का ऑप्शन दिया था, हमने उसको मॉडिफाई नहीं किया, ऑटोमेटिकली ओके हुआ है, तो इसने मिसिंग कंपोनेंट की कोई ऑप्शन नहीं दी। आप एनालिसिस स्टॉप कर सकते हैं, उसके बाद सैंपल प्रोसेस वगैरह। अब इसमें ये ऑप्शन है कि आपको अभी इसका प्रिंट लेना पड़ेगा। अगर आपके पास प्रिंटर अटैच होगा तो आप इसका रिज़ल्ट का, चाहे आप सीरीज़ में 7 सैंपल भी लगा लेंगे तो अभी फ्रेशली तो इसका आप प्रिंट ले सकते हैं, रिकॉर्ड रख सकते हैं, लेकिन जब आप इसको बंद कर देंगे तो इसके अंदर इतनी स्टोरेज का वो ऑप्शन नहीं है कि हमारे रिज़ल्ट को काफ़ी देर तक हो रहे हैं। बाकी इसमें क्योंकि सॉफ्टवेयर तो काफ़ी कम्प्लेक्स है, फार्मा लेवल तक हम इसकी यही वाटर कंटेंट परसेंटेज में मेजर करते हैं। ऑयल फैक्ट्री, पेट्रोलियम, वेजिटेबल, फूड्स, उनमें इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो वाटर है, अगर हम वाटर कंटेंट को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारी प्रोडक्ट के ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। स्टेबिलिटी फेल हो जाएगी, शेल्फ लाइफ ख़राब हो जाएगी, उसके अलावा मार्केट वैल्यू ख़राब हो जाएगी। इवन कि ऑयल है तो उसमें वो जो वाटर है उसकी लेयर बनना शुरू हो जाएगी, एट्सेट्रा। तो ये आप नोट कर सकते हैं, इसने रिज़ल्ट शो कर दिया है। R1 वही दिखा दें, R1 कंटेंट 4.38%। तो मैं ओके कर देता हूँ इसको। अब वो सैंपल 2 पे चला गया है। नेक्स्ट भी आप सैंपल रन करना चाहते हैं, ट्रायल के तौर पे मैं एक सैंपल और डाल देता हूँ इस पर। ये रिज़ल्ट 4.38% और एम्प्टी का वेट पहले मेरे पास मौजूद था, दोबारा भी कर लिया। अब फिल करके वेट करने के बाद सैंपल इसमें पॉइंट ये हमारा सेकंड सैंपल ओके हुआ है, इसमें 4.07%। तो अब सीरीज़ में चाहे इसमें 10 आप सैंपल रन कर लें तो ये आपको ऐसे ही रिज़ल्ट देता रहेगा, क्योंकि अब ये न्यूट्रलाइज हो चुका है। अब जब सॉल्वेंट मैनेजर होगा तो उसका क्या फंक्शन होगा कि हम अगर इसको, मैं अब इसको स्टॉप करने लगा हूँ तो रिजल्ट्स में देखें, ऑल रिजल्ट्स, अभी हमने 2 सैंपल किए हैं तो दोनों के शो कर रहे हैं 4.38%, 4.07%। अगर आप प्रिंट लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसका प्रिंट ले लें। तो प्रिंटर इज़ नॉट कनेक्टेड, इस वक्त मेरे पास प्रिंटर इसके साथ अटैच नहीं है। वो अटैच करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि सेटअप में जाके इसके जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर में जाएंगे और जो चीज़ हमने इसके साथ अटैच करवानी है, इसमें सेंसर है, पंप है, और पेरिफेरल्स में जब जाएंगे तो हमारा बैलेंस इसके साथ अटैच हो सकता है, बारकोड रीडर अटैच हो सकता है, यूएसबी स्टिक है, प्रिंटर है, पीसी सेटिंग एटसेट्रा। तो अगर हमने इसमें अभी प्रिंटर अटैच करना होता तो प्रिंटर पे जाते और जो उसका मॉडल वगैरह है वो अटैच करके इसको कनेक्ट करवा देते और हमारा अभी प्रिंट आ जाता। तो
ये V20 था, इस पे इस तरह टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। जब सॉल्वेंट मैनेजर मेरे पास आ जाएगा तो एक सॉल्वेंट मैनेजर पे भी एक टेस्ट करके दिखा दूंगा। ओके, थैंक यू।